अरवनी बिजबिहारा के नजदीक अभी कुछ देर पहले सीआरपीएफ बैंकर पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड दागा है। अभी तक की इतला के मुताबिक किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो है वो मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हुए हैं। वो इलाके को मुहसरे में लिया गया है और जो नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक है उसको भी फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। अभी क्या सूरत हाल है इलाके में, अरवनी इलाके में, हमारे साथी फिदा हुसैन बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। फिदा हुसैन से ही जानना चाहेंगे। फिदा, खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में बताइए कि कब ये ग्रेनेड दागा गया है और नेशनल हाईवे पे ये जो अरवनी इलाका है, तो क्या अभी सिचुएशन है इलाके की? है वो यहाँ पर रवा दवा है, दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो इस वक्त चल रहा है इस शाहरा पर। लेकिन इस शाहरा पर जहाँ पर मैं रुका हूँ यही वो जगह है जहाँ पर कुछ देर पहले जो है मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ बैंकर पे ग्रेनेड दागा। हालांकि जोरदार आवाज में वो धमाका जो है यहाँ पे हुआ है, लेकिन उसके बाद इसमें किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। और यहाँ पर अभी भी सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स है, सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ पुलिस के भी ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अभी जो हालात है, हालात को देखते हुए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये शाहरा है और बिल्कुल इसके पास में अरवनी का इलाका पड़ता है और जिसको नया नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। और अभी यहाँ पे क्योंकि कुछ देर पहले फिदा ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को मुहसरे में लिया गया है, जो अरवनी इलाका है सिक्योरिटी फोर्स ने मुहसरे में लिया गया है। और ये भी खबर थी कि कुछ देर पहले जो ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे पे था उसको डाइवर्ट किया गया था। देखिए, जाहिर सी बात है जब यहाँ पर ग्रेनेड दागा गया, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए ट्रैफिक को रोका गया है। क्योंकि यहाँ पे जब सीआरपीएफ के ओहदेदारान और पुलिस के ओहदेदारान यहाँ पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं पे वो इस चीज को देख रहे थे कि जो मिलिटेंटों ने सहारा लिया और बाद में वो यहाँ से जो है भागने में कामयाब हो गए हैं। और क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है बाद में देखी जाती है कि किस तरह से, कहाँ से ये मिलिटेंट जो है ये आए थे और सीआरपीएफ बैंकर को जब निशाना बनाया गया। हालांकि यहाँ पे आरोपी जो है वो 24 घंटे रहती है, क्योंकि नेशनल हाईवे है और नया नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा ऑफिशियल किसी के जख्मी होने की कोई खबर मिल रही है? बिल्कुल रूफ, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। बिल्कुल जो है ये बताया गया कि अगर बैंकर यहाँ पे खड़ा था, खाली बैंकर था और जो जवान है, जो सीआरपीएफ के जवान थे वो मुख्तलिफ जगहों पे तैनात थे और मुख्तलिफ जगहों पे वो सिक्योरिटी जो है वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यही वो जगह है जिस जगह हम खड़े हैं। यहाँ पर ग्रेनेड दागा गया है और उसके बाद जो है कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोका गया। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ट्रैफिक जो है वो रवान दवा है दोनों जानिब से, श्रीनगर से जम्मू या फिदा ये भी बताइए कि बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स थे वो वहां से भागने में कामयाब हुए हैं, फरार होने में कामयाब हुए हैं। देखिए, जब ग्रेनेड दागा गया, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ के एहलकार मौजूद थे, तो उसके बाद जब किस रूट का सहारा लिया है मिलिटेंटों ने ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर अभी भी सीआरपीएफ की इजाफी नफरी को लाया गया है। सीआरपीएफ के बड़े ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं कि किस तरह से जब ये ग्रेनेड दागा गया तो जब जवान यहाँ पे तैनात थे तो उनसे भी बात हो रही है कि क्या किसी गाड़ी का सहारा तो नहीं लिया था मिलिटेंटों ने, क्या बाइक पे तो सवार नहीं थे। और सारे हालात जो है इस वक्त जो है ये देख रहे हैं। तो उसके बाद कहीं ना चलिए फिदा, आखिर में ये बताइए क्या अरवनी इलाके को वहां पे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया गया है? देखिए, अभी तक जिस जगह पर हम मौजूद है यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से मैंने बता दिया कि कुछ दिन पहले की बात है कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से वो जगह है जहाँ पर जुमा के दिन एक झड़प हुई थी जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ था और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे वो इलाका पड़ता है। और इस जानिब की बात करूं मैं तो यहाँ से वो दूसरा इलाका है जब एक दिन पहले जो है वहां पर झड़प हुई थी। कल की बात की जाए तो वहां पे झड़प। चलिए फिदा हुसैन, शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। खबर पे नजर बनाए रखे, दोबारा से आपके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फिदा हुसैन तफसीलात पहुंचा रहे थे आपको जो नेशनल कौमी शाहरा पे जो अरवनी के नजदीक सीआरपीएफ बैंकर पे ग्रेनेड दागा गया, उस हवाले से तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे हमारे साथी फिदा हुसैन।
चलिए नाज़रीन, अब जरा जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज पहली बार रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और अपनी नवियत की यह पहली कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS हैं, हरदीप सिंह पुरी और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान 39 मुहादों पे दस्तखत किए गए, MOA पे साइन किए गए हैं, जिस पर 18,300 करोड़ रुपया खर्च किया जाना है। एक जो हम कह सकते हैं एक सन्नती इनकलाब की जो बात की जा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए हैं सरकार, मरकजी सरकार की तरफ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से। मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर खिताब किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी, और जो हरदीप सिंह पुरी हैं जो मिनिस्टर है मरकजी सरकार में, उन्होंने भी इस मौके पर तकरीब करते हुए कहा कि ये जो रियल एस्टेट काम करने वाले लोग हैं इनको हर तरफ से सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जो भी हायल रुकावटें हैं जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट के हवाले से उनको दूर किया जाएगा और जो भी लोग इसके साथ मुंसलिक है या इस सन्नत में आना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से हर तरफ की मदद की जाएगी। श्रीनगर तो मैं कोशिश करता हूं कि 23-22 मई को श्रीनगर में रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस फिर से हम करेंगे। तो सम्माननीय मंत्री जी ने रात को भोजन पर एक बात कही थी कि देश के दूसरे राज्यों में जहां रियल एस्टेट विकसित हुआ तेज गति से, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी में काफी छूट दी थी। मैं भरोसा देना चाहता हूं कि इंडस्ट्री, अभी हमारे यहां मैं उसकी चर्चा करूंगा, जिस तरह की सुविधाएं हमने इंडस्ट्री को दी है, रियल एस्टेट को भी स्टैंप ड्यूटी में पूरी तरह से देश के किसी राज्य में जो सुविधा है वो हम उपलब्ध कराएंगे। हम आज की समिति के पहले मैं जो दुर्गा शंकर जी और मंत्री जी ने धीरज गुप्ता को बताया था, चाहे वो मॉडल टेनेंसी एक्ट हो, रेरा का गठन हो, एफिलिएट अथॉरिटी का गठन हो, ये सब काम हम लोगों ने कर लिए। और ये ठीक है कि लीगेसी में बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी जो प्रॉफिटेबल बुक लॉन्च हुई है, न्यू दाम जो लिखा है, तो आप यकीन करिए देश के किसी हिस्से से बेहतर सिंगल विंडो क्लियरेंस आप लोगों को मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक विचार मेरे मन में आता है कि कभी कभी समय का चक्र रुक जाता है और मुझे लगता है कि कामकाज बंद हो जाता है। प्रगति की बात छोड़िए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अब जरा बात करेंगे वादी में बिजली की फरहमी के हवाले से, क्योंकि सर्दियों के मौसम शुरू होते ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग एहतजाज भी करते रहते हैं क्योंकि उनको माकूल बिजली सप्लाई नहीं मिल रही है। एक तरफ लोग जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं महकमे पे, दूसरी तरफ सरकार या महकमे भी कोशिश कर रहा है कि जो लोग हैं उनको माकूल बिजली दी जाए, जिसके लिए सरकार हर वक्त इकदाम उठा रहे हैं, महकमा हर वक्त इकदाम उठा रहे हैं। मगर आज की बात करें, आज भी बेशतर इलाकों में एहतजाज हुए हैं बिजली सप्लाई को लेकर, क्योंकि कई इलाकों में आज बर्फबारी भी हुई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खलल पड़ गई है पावर की सप्लाई में। और कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पे बर्फबारी नहीं हुई है, बारिशें जरूर हुई है और बारिशों की वजह से भी खलल पड़ी है, तो इस वजह से लोग भी नाराजगी दिखा रहे हैं, मगर महकमा भी अपना काम कर रहा है। चीफ इंजीनियर PDD कश्मीर एजाज अहमद भट्ट साहब हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल को बेहतर किया गया है। जो लोग बार बार शिकायतें करते रहते हैं पावर सप्लाई के हवाले से। एजाज साहब, शुक्रिया आपका स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोग कहीं ना कहीं शिकायतें करते रहते हैं पावर सप्लाई के हवाले से, क्योंकि मौसम सर्दियों का है तो कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, बारिशें भी हो रही है, तो खलल पड़ रही है। तो क्या जो नवंबर के महीने में जो सूरत हाल थी उसमें कहीं बेहतरी दिखाई दे रही है पावर सप्लाई में? थी 1700 मेगावाट हमने भी टच किया था। दिसंबर में हम एवरेज 1650 1700 थोड़ा हमने बेटर किए हैं, सिस्टम में स्टेबिलिटी आ गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं दूर ट्रांसमिशन वाले और सिस्टम में ऑगमेंटेशन करेंगे। हम भी
साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में वो बेहतरी हो जाएगी और कैस्केडिंग से बाकी डिस्ट्रिक्टों में इम्प्रूवमेंट का असर पड़ेगा। रिगार्डिंग जो कल की बर्फबारी हुई अपर बेल्ट्स में और बारिश हो गई, उससे कुछ टेम्परेरी आउटेजेस हो गए थे, लेकिन आपके साथ में एक फिगर शेयर करूंगा। कल शाम को भी हमने पीक शुरू किया था जो हमारा तकरीबन एवरेज चलता था। कल शाम के 8:30 बजे हम 1688 मेगावाट शुरू कर रहे थे और जो मेरे पास रात के 10:30 और 11 बजे के फिगर भी मैंने सारे डिवीजनों से लिए थे। हमारी सारी 33 लाइन्स अप थी कल रात के 11 बजे और टोटल 5 11 केवी फीडर्स 1020 में से आउट थे। देर गए मैंने इंस्ट्रक्शनें दी थी कि जहां से बारिश कम है इन फीडरों पे भी काम चालू किया जाए रेस्टोर करने के लिए। और रात को भी जो हमारा एवरेज लोड था वो भी चूंकि बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई, प्लेन्स में तो बिल्कुल ही नहीं हुई, तो वो लोड हमारा बराबर चलता रहा। सुबह के जो मेरे पास फिगर थे हमारी 117 में से, ये सुबह के आपको मैं 8:30 बजे के फिगर बोल रहा हूँ, 117 में से एक लाइन हमारी बंद थी और टोटल 1020 में से हमारे 44 फीडर आउट हो गए थे, जो दिन के 12 बजे में हमने 100% रेस्टोरेशन अचीव की थी। अभी भी अगर कहीं से टेम्परेरी आउटेजेस हो रही है, जैसे आपने बोला स्टाफ बराबर उसको अटेंड कर रहा है, अगर आपके भी किसी कंज्यूमर को पावर की दुश्वारी है, उसको चाहे कि वो कॉल सेंटर में इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट लॉन्च करे ताकि इमीडिएटली हमारे स्टाफ को पता चले कि फीडर्स तो सारे रेस्टोरेंट हैं, ये कोई आइसोलेटेड कंज्यूमर हो सकता है या आइसोलेटेड पॉकेट, तो उनकी सप्लाई भी हम रेस्टोर करेंगे। एजाज साहब मैं जानना चाहूंगा कि महकमा ने जो शेड्यूल मुरतब किया है, चाहे मीटर्ड एरिया की हम बात करें या नॉन मीटर्ड एरिया की बात करें, महकमे ने शेड्यूल दिया है, मगर मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें करते रहते हैं कि शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही है। इवन जो इलाके मीटर्ड एरिया इलाके हैं वहां से भी लोग शिकायतें करते हैं कि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक महकमा जो है वो बिजली देने में नाकाम हो रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। क्या होता है, जो हमने शेड्यूल मुरतब किया है, क्योंकि सिस्टम डायनेमिक होता है, मेरे को किसी इलाके में फीडर ऑन करना, उसमें कुछ टेक्निकल आउटेज हो गई तो उनको लग रहा है कि हमें एडिशनल कट किया गया है, लेकिन वो एडिशनल कट नहीं होता, वो टेक्निकल आउटेज होती है। ओवरऑल जो हमारा ये कर्टेलमेंट प्रोग्राम है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल है। हमें कहीं से ऐसा एडिशनल कट ग्रिड से या रेसिंग स्टेशन से नहीं लगाना पड़ता है, जो शेड्यूलिंग की वजह से हो या जो ओवर ड्रावल ऑफ फूड की वजह से हो। अगर कहीं पर भी अभी कोई कट लग रहा है वो इमरजेंसी कट होता है बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल आउटेज, और डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि उसको जल्द से जल्द रेस्टोर करके उस फीडर पे बिजली मुहैया की जाए। एजाज साहब आखिर में मैं जानना चाहूंगा, ट्रांसफार्मर्स, कई इलाकों से लोग ये भी शिकायतें करते हैं कि ट्रांसफार्मर्स खराब हुए हैं और काफी टाइम लिया जाता है उनको ठीक करने में और उनको चक्कर काटने पड़ते हैं जो भी महकमे के लोग हैं या कंसर्न जो अथॉरिटीज है उनके पास, क्योंकि टाइम पे उनको ठीक नहीं किया जाता है। ऐसे इसमें मैं कुछ फिगर्स आपको शेयर करूंगा। नॉर्मली हमारे 50 से 60 ट्रांसफार्मर ऑन ड्राई डे डैमेज होते हैं जी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैंने देखा अचानक लोड इतना सिस्टम में बढ़ गया है कि हमें ये एवरेज 110 से 115 ट्रांसफार्मर डैमेज हो गई। हमने जो हमारा बफर स्टॉक है, हमने एक्सएनओ को इंस्ट्रक्शन दी है कि इमीडिएटली वो ये बफर स्टॉक में से ये ट्रांसफार्मर इशू करे, ताकि जो हमारी वैली की नेट आउटेजेस होती थी ऑन एन एनी पर्टिकुलर डे 50 से 60, अगले 1 दिनों में अभी जो कल शाम की मेरी नेट आउटेज थी वो टोटल वैली में मेरे पास 33,808 ट्रांसफार्मर है, उसमें टोटल 105 आउट थे। तो आज दिन में मेरी कोशिश होगी कि आज जो कल के ट्रांसफार्मर डैमेज थे कल दिन के, वो सारे आज शाम तक रिप्लेस किए जाए। तो आज का भी अगर कोई अर्बन में डैमेज हुआ होगा वहां पर भी मैं स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो आज ही रिप्लेस करे। तो कोशिश यही होगी कि अगले दिनों में ये ग्राफ 50 से ज्यादा हम टोटल आउटेजेस का ऊपर से जाने न दें। चलिए एजाज साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर एजाज अहमद बट साहब बात कर रहे थे और आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे कि हम माकूल बिजली दे रहे हैं। जो नवंबर में कहीं ना कहीं मुश्किलात थी उसको अब पूरी तरह से
जो है महकमा ने टेकअप किया है और आज के डेट में बिजली दे रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर के हवाले से जो लोगों की शिकायतें, इनका कहना है कि ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं और जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर ठीक किया जाए वो लोगों तक पहुंचाए और बफर स्टॉक जो महकमे के पास अवेलेबल है उसके लिए भी अब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनको हुक्मनामा दिया गया है कि वो बफर स्टॉक का इस्तेमाल करें और लोगों तक वो ट्रांसफार्मर उनको दे दे। चलिए, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है बारिशें और बर्फबारी हुई है। पीर पंचाल के आर पार बर्फबारी हुई है, हल्की सी बर्फबारी, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पे बारिशें हुई है। कुपवारा, टंगडार, बारामूला, गुलमर्ग, पहलगाम में बर्फबारी हुई है और लोग जो है बर्फबारी के हवाले से बात करें, कुपवारा की आवाम भी बर्फबारी के हवाले से बात करें। आप विजुअल्स देख सकते हैं, कल शाम से ही कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी देखी गई है। लोगों ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए जो बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है उस हवाले से बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद 1 या 2 फुट यहाँ जमा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट से, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, हमारा जो हेडक्वार्टर ये सारे इलाकों से जुड़ा हुआ है, तो इनसे हमारी मोदबाना दरख्वास्त है कि जो आपने गाड़ियाँ लगाई हैं, बर्फ की गाड़ियाँ, तो उनको अलर्ट पर रखें ताकि हमारे जो ये लोग हैं इनको परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बिजली की या पानी की, अगर हम बात करेंगे किस तरह का आपको लग रहा है कि यहाँ जिले कुपवाड़ा में किस तरह के इंतजाम किए गए? हालांकि आप खुद भी जानते हो, इन चीजों को आप हाईलाइट करते हो कि ये रोजमर्रा की बातें हो रही है कि कुपवाड़ा में वैसे भी बिजली नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से हड़ताल पे भी थी मुलाजिम। हमारी मोदबाना गुजारिश होगी पावर करना की दूर दराज सड़कों की बात करें, पूरी तरह से खास तौर पे जो ऊपरी सतह के जो हिस्से हैं, इलाके हैं, नेची की बात करें, बागविला की बात करें, टंगडार की बात करें, खोटपारा की, या फिर बात करें हम गबरा की, ये सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो चुका है। तो कहने की बात यह है कि जरूरतें लोगों की हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अगर 28 तारीख की शाम तक ये प्रेडिक्शन की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, और कल शाम तक जिस तरह से इस समय बर्फबारी हो रही है, अगर कल शाम तक इसी तरह की बर्फबारी रही तो मुश्किलातें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और वो मुश्किलातों में सबसे बड़ी चीज है, हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में बीमारों की हम बात करें, वो जिनको शिफ्ट किया जाता है बाद में, सड़क साधना बंद होने की वजह से। चलिए, आवाम बात कर रहे थे, अपना रद्दमल दे रहे थे, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलात भी हो रही है। बिजली की हम अभी बात कर रहे थे, बिजली के हवाले से भी लोग शिकायतें करते हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, और इसके साथ साथ बाकी मामला जो लोगों के हैं रोजमर्रा जिंदगी में, वहां पे भी मुश्किलात हो सकती है अगर ज्यादा बर्फबारी हुई है। तो आगे आने वाले दिनों के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल रह सकती है, इस पे बात कर रहे हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस। वो क्या कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ये हम आप तक पहुंचाएंगे सोनम लोटस के हवाले से। 26-27 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से 26-27 को मौसम ओवर आलूद रहा है। अभी भी ओवर आलूद थी जम्मू कश्मीर और इंक्लूडिंग लद्दाख। तो काफी जगहों पे मैदानी इलाकों में हल्की, कश्मीर और जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुआ है कल, काफी हल्की थी, ज्यादा नहीं थी। और पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे के बर्फ हुआ है। तो कहीं से भी कोई हेवी स्नोफॉल का रिपोर्ट नहीं आया है, कहीं नहीं हुआ है। इंक्लूडिंग इवन लद्दाख में भी कल और आज 2 दिन कंटिन्यूसली लेह में हल्की बर्फ हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो अभी मौसम ऐसे ही रहेगा, आज भी ओवर आलूद है, कल से मौसम अमूमन ठीक रहेगा, यानी कि 28 टू एंडिंग दिसंबर अप टू फर्स्ट वीक ऑफ जैन मौसम अमूमन ठीक ही रहेगा। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देखने बात करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज सुबह ऑक्सीजन प्लांट में धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2 मुलाजिम वहां पे झुलस गए हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज होने की वजह से यह धमाका हुआ है। जो जख्मी हुए हैं वो वहां पे टेक्नीशियन थे, आसिफ मुश्ताक भट्ट और मोहम्मद सलीम खान। दोनों को श्रीनगर के सिकिम्स में मुंतकिल शिफ्ट किया गया है इलाज के हवाले से। मगर जो उनके लोग हैं वहां पे उन्होंने डिमांड की है कि ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज है, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। जो यहाँ का स्टाफ है, जो भी यहाँ का नॉन डॉक्टर स्टाफ है, उसको यहाँ से दफा कीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय था जी, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट चला रहे, दो स्टोरी का एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट है वहां पे। 100% मुझे श्योरिटी है कि वहां पे जो पैनल बॉक्स जो जल गया है, इलेक्ट्रिक जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पैनल है वो जल गया है।
बिल्कुल नाकस मटीरियल होगा, 100% नाकस मटीरियल, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और हमारी तरफ से FIR लॉन्च होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी ने ये इक्विपमेंट्स लगाए हैं, क्योंकि इनको प्लास्टिक सर्जरी, उन्होंने बोला आपको पूरा प्लास्टिक सर्जरी के लिए आप जाना है सोरा। अब हमें एम्बुलेंस भी नहीं यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए भी बोल रहा है मुझे डॉक्टर आप पैसे पहले भरो, मुझे परेशानी नहीं है पैसे की, मगर आप देखिए एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे अवेलेबल है, 2 बच्चे हैं यहाँ पे, आप देखिए ख्याल ही नहीं। चलिए साहब, बात करेंगे राजविंद बडगाम के लोगों की। उन्होंने आज डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाज किया, धरना दिया और उनका लोगों का कहना है कि जो पावर सप्लाई अभी तक इलाके के लोगों को मिल रही थी वो रिसीविंग स्टेशन बडगाम से मिल रही थी और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने, महकमे ने वो लाइन जो उनकी बडगाम से मिल थी उसको काट के अब उनको छून रिसीविंग स्टेशन से पावर सप्लाई दे रहे हैं, जो उनको सही तरीके से नहीं मिल रही क्योंकि काफी इलाकों से आके फिर उनके गांव में पहुंच जाती है। तो उन्होंने कहा कि उनको ये फैसला मंजूर नहीं है, इस वजह से उन्होंने डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाज किया और इंतजामिया से गुजारिश की कि उनको बडगाम रिसीविंग स्टेशन से ही पावर सप्लाई दिया जाए। मैं रहता हूँ राजविंद बडगाम में, नियर डिस्ट्रिक्ट बडगाम से टोटल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये गांव है। यहाँ पर मसला हमारा ये है कि आज से पहले 45 साल से हमारा जो पावर का मसला था ये बडगांव से ट्रांसफर किया जाता है राजविंद में, ठीक है। इसके बाद रिसेंटली फ्यू मंथ्स छून बडगांव, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने तामीर किया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो रही थी वो होती थी बडगांव से, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो कि मसला है पावर का है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों का पावर डाला जाएगा छून बडगांव से। वो भी मसला नहीं है। एक साइड से राजविंद का घर वाला है, एक साइड से राजविंद का मकान है, दूसरी साइड से बडगांव का मकान है। इतना भी चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।